वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर मैंने पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके बारे में होता है और इसके अंदर कितने सारे आर्टिकल्स हैं। पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है। और इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ने हैं टोटल 4 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4। ओके, तो एक एक करके देखते हैं ये सारे आर्टिकल्स हैं क्या और इस पार्ट 1 का प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर इलस्ट्रेशन क्या होगा। सो आर्टिकल नंबर 1 ऑफ पार्ट 1 of Indian Constitution और आर्टिकल नंबर 1 of Indian Constitution says that भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसने भारत को डिफाइन किया है, मतलब हमारी जो कंट्री है उसको डेफिनेशन दी है। आर्टिकल नंबर 1 ने डिफाइन किया है कि व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज भारत। तो भारत यानी भारत क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। इसने डिफाइन किया क्या, भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो अगर इसका फुल क्लॉज पढ़ें वो ये रहेगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सो आप लोग एक चीज यहां पे ये देखिए कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिप्रेजेंट करता है, बोथ नेम्स आर एक्सेप्टेबल, इंडिया और सो बोथ नेम्स आर एक्सेप्टेबल, मतलब ये न्यू नेम है ट्रेडिशनली और ये ओल्ड नेम है ट्रेडिशनली, ये ओल्ड नेम है, भारत बहुत पुराना नाम है ना। तो ये है सो कुछ मेंबर्स में डिस्प्यूट हो रहा था कि हम लोगों को ओल्ड नेम का कन्वेंशन लेना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग को न्यू नेम का कन्वेंशन लेना चाहिए। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बोथ नेम्स को यहाँ पे ले लिया। सो एक चीज और देखने वाली है कि जो इंडिया है, भारत है, उसका वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कई सारे स्टेट्स का यूनियन है, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। यूएसए जो कंट्री है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहलाती है, लेकिन इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ऐसा क्यों? सो इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट लाइक यूएसए। ऐसा इसलिए कि यूनियन ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंट करता है कि सारे स्टेट्स का एक यूनियन है ना। और फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि स्टेट्स ने एक फेडरेशन बनाया है अपनी विलिंगनेस के ऊपर। मतलब ये एक तरह से के म्यूचुअल एग्रीमेंट्स है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट का दो मतलब होता है कि विलिंगनेस से लोगों ने ज्वाइन किया है सारे स्टेट्स ने, और ये कई स्टेट्स का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है आपस में। ठीक है, सेकंड मीनिंग ये कि जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है उसमें चांसेस रहते हैं कि आपके स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर हो, मतलब वो आपस में विड्रॉ कर ले नेशन से, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। जबकि यूनियन ऑफ स्टेट क्या बोलता है कि आपका ये एक तरह से बाइंडिंग फोर्स है, आपको एक इस यूनियन में हमेशा रहना पड़ेगा, ये दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर मतलब कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा ना जा सके। दैट इज व्हाई वी होल्ड द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन टेकिंग द फेडरेशन ऑफ स्टेट। अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट है आर्टिकल 1 का, वो ये बताता है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। मतलब ये बताता है कि जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है उसमें कौन से स्टेट्स और कौन सी टेरिटरीज होंगी वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखी गई है। तो ये क्या बोलता है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज shall be specified in the first schedule of constitution। फर्स्ट शेड्यूल में लिखी गई होंगी, स्पेसिफाइड होंगी। अच्छा, फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन सी टेरिटरीज स्पेसिफाइड हैं
ये हम लोग देख, ये टेरिटरीज जो होती हैं वो तीन तरह की हैं। पहली है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, पहला है टेरिटरीज ऑफ स्टेट। दूसरी बोलता है द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। यूटी, जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज होंगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड होंगी, वो सारी की सारी टेरिटरीज आर द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स और आर द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ओके। और थर्ड बोलता है कि कोई भी टेरिटरीज जो कि एक्वायर कर ली जाए नियर फ्यूचर, अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, एज मे बी एक्वायर्ड मतलब क्या है, इंडिया नियर फ्यूचर में अगर मान लीजिए पाकिस्तान की कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेता है या बांग्लादेश की कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ये भी आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स के तहत आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। सो हम लोग एक बार फिर से आर्टिकल 1 को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 1 बोलता क्या है? पहला बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, इंडिया दैट इज भारत shall be union of states। और सेकंड पॉइंट बोलता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो ये बोलता है कि इंडिया भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। टर्म्स पे ध्यान दीजिए, वो पहला टर्म क्या यूज किया है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सेकंड टर्म जो यूज किया है टेरिटरीज के लिए, है ना, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया यूज किया गया है यहाँ पे। अच्छा, टेरिटरीज ऑफ इंडिया यूज किया गया है, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया नहीं यूज किया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया ये टर्म नहीं यूज किया गया, इसकी जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया। ये टर्म क्यों यूज नहीं किया गया? क्योंकि टेरिटरीज ऑफ इंडिया जो होता है वो ब्रॉडर टर्म होता है। टेरिटरीज में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है आपका, यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन, ठीक है, स्टेट्स आपके आ जाएंगे, ओके, उसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगी, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, कोई भी नियर फ्यूचर में अगर आप टेरिटरी एक्वायर करते हो, दैट विल आल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया एक नैरोअर टर्म है। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड टेरिटरीज ऑफ इंडिया रादर देन यूजिंग द यूनियन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 2। वो बोलता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। सो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट, मैंने बोला था आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि पार्लियामेंट का काम होता है जो लेजिस्लेचर का लॉ बना सकती है। ऐसा कोई भी लॉ बना सकती है जिससे कि आपका कोई भी नया स्टेट्स इसमें जुड़ जाए, ठीक है, दैट इज नॉट। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि आर्टिकल 2 जो है हमारा, वो उन टेरिटरीज से डील करता है दोज विच आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरीज और दोज विच आर नॉट पार्ट ऑफ द, अच्छा, कोई भी टेरिटरी जो इंडिया के बाहर की है उसके एडमिशन की रिलेटेड बात करने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 2, है ना, एनी टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कोई भी टेरिटरी जो इंडिया के आउटसाइड है उसके एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है। मतलब पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना सकती है जिसमें उसका एडमिशन हो जाए यूनियन में, नया स्टेट बना दिया जाए और कोई भी टर्म और कंडीशन इसमें, तो ये पूरी की पूरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। सो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग को देखना है वो आर्टिकल नंबर 3। ओके, आर्टिकल नंबर 3 बोलता है डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ओके, सो ये बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैसे होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऐसे होगा कि कोई एक बड़ा स्टेट है, जैसे यूपी था पहले, उसने क्या किया था कि यूपी और उत्तराखंड दोनों को अलग अलग डिवीजन किया गया, या फिर एमपी का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो अलग अलग डिवीजन किए गए, यानी उसको तोड़ना या फिर दो स्टेट्स को मिला के एक नया स्टेट्स बना देना। दैट विल आल्सो बी कम अंडर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब या तो कॉम्बिनेशन करना दो स्टेट्स का, या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन, या ब्रेकअप करना। ओके, अच्छा, अल्टरेशन ऑफ एरियाज और बाउंड्रीज मतलब कि आपने क्या किया, उसकी जो कोई एरिया डिमिनिश कर दिया, वहां से उस स्टेट से हटा के दूसरे स्टेट्स को दे दिया, ठीक है, अल्टर कर दिया, है ना।
और अल्टर ऑफ नेम मतलब कि जैसे आपने बिहार का नाम कुछ और रख दिया है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरेशन ऑफ नेम्स। सो नाउ एक क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 2 है वो भी इंडियन स्टेट्स और इंडियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है, आर्टिकल 3 भी करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 2 जो है वो उन आर्टिकल से डील करता है जो कि इंडिया के बाहर की टेरिटरीज है, आउटसाइड इंडिया, और आर्टिकल 3 जो है वो इनसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, जो भी बाउंड्रीज हैं, उनके बारे में डील करता है। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन बोथ द आर्टिकल्स। सो आर्टिकल 3 के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अगर मान लीजिए कि उड़ीसा की बाउंड्री का अल्टरेशन करना है या फिर उड़ीसा का नेम चेंज करना है, कोई भी अल्टरेशन आर्टिकल 3 के तहत हमारे पार्लियामेंट को करना है, तो या फिर दो स्टेट्स को तोड़ना है, उड़ीसा को तोड़ के कोई एक नया स्टेट बनाना है, या बिहार और यूपी की बाउंड्रीज में अल्टरेशन करना है, तो जिस भी कंसर्न्ड स्टेट से हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो पूछती है, उस स्टेट का कंसर्न लेती है और उसको एक टाइम पीरियड प्रोवाइड करती है कि भाई तुम इस टाइम तक बताओ अपने को कि तुम्हारा क्या इसमें सहमत है, तुम चाहते हो करूं या ना करूं, है ना, तुम्हारा उड़ीसा का नेम चेंज करूं या ना करूं, नेम चेंज, सपोज नेम चेंज हो रहा है, तो उड़ीसा वाले रिप्लाई करते हैं नो, नो नीड टू डू, नो कर दिया उन्होंने कि आप हमारा नेम मत चेंज करिए। सो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो स्टेट के नेम चेंज करे या ना करे विदाउट द कंसर्न ऑफ स्टेट। अगर स्टेट ने नो कर दिया तब भी पार्लियामेंट के पास हमारी वीटो पावर होगी, मतलब उसकी एक्सक्लूसिव पावर होगी, वो चाहे तो इसके स्टेट्स के कंसर्न और डिसीजंस को ओवरराइड कर दे। तो पार्लियामेंट जो बोलेगी वही उसका फाइनल जजमेंट होगा, फाइनल डिसीजन। अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया कि हम उड़ीसा का नाम ओडिशा करेंगे, है ना, और स्टेट ने बोला कि आप उड़ीसा का नाम ओडिशा नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट का जो कंसर्न होगा वही फाइनल होगा। अच्छा, ये सारे बिल जो भी पार्लियामेंट में पास होंगे, मतलब जो दो दोनों हाउसेज हैं उनमें पास होने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत मस्ट है, इसमें मस्ट है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट। मतलब पार्लियामेंट तभी पास करा सकती है इन बिलों को जब तक ये प्रेसिडेंट उस दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा में, जब तक ये रिकमेंड नहीं करेगा कि ऐसा करो। अच्छा, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि आर्टिकल 3 के तहत किए गए कोई भी चेंजेस, मतलब किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करना, किसी स्टेट का नेम चेंज करना, किसी स्टेट का कुछ भी अल्टरेशन करना, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाएंगे या नहीं? तो इसका आंसर होगा नो। उसका रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो बिल लाते हैं जिनमें काफी मेजर चेंजेस करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी मेजर चेंजेस करें। सिर्फ नाम चेंज कर दोगे, यानी एक चैप्टर का आपने नाम बदल दिया, बहुत छोटा सा चेंज किया, तो वो एक पूरी तरह से अमेंडमेंट तो नहीं कहलाएगा ना। दैट इज व्हाई these are not called as constitutional amendment bill और these can be passed by simple majority। ये जब मैं simple majority वाला majorities पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि what is simple majority। तो अभी के लिए याद रखिए कि constitutional amendment bill जो होते हैं वो आर्टिकल 3 में नहीं होते। क्यों? क्योंकि अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री डजंट लीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आप किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है या बाउंड्री का अल्टरेशन करना है, तो ये जो बिल है सिर्फ पार्लियामेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के अलावा क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस बिल को इनिशिएट कर सके? तो इसका क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन ये बनता है, डज स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू इनिशिएट अ बिल टू चेंज इट्स नेम एंड बाउंड्रीज? सो इसका आंसर हो जाएगा यस। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में क्या होगा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वो बिल को इनिशिएट करेगी, बिल पास कराएगी अपने हाउस में, फिर उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जो बिल है जिस स्टेट से कंसर्न है और जो अगल बगल वाले के कंसर्न है, जिन भी स्टेट से कंसर्न होगा उनको भी ये रिकमेंडेशन के लिए देगी। जैसे मान लीजिए उड़ीसा है, उड़ीसा ने क्या किया, अपना बाउंड्री अल्टर किया या फिर नेम चेंज किया, तो वो क्या करेगी, वो पास करा देगी अपने हाउस से, स्टेट गवर्नमेंट पास करा देगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा से स्टेट गवर्नमेंट्स को देगा। ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, जैसे मान लीजिए बाउंड्री का अल्टरेशन करना है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में,
तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों का कंसर्न लिया जाएगा, भले ही पास पहले किसने कराया हो, उड़ीसा ने, इट डजंट मैटर, तो दोनों का कंसर्न लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये बिल दोबारा से स्टुपुलेटेड टाइम मतलब कुछ एक टाइम के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस दे दिया जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो इस बिल की जो रिकमेंडेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न है, वो इन कंसर्न को एक्सेप्ट करे या ना करे, रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट करे या ना करे, दोनों उसके पास अथॉरिटी है, जैसे का जैसा पास हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है? वो हुआ है। कैसे? 2008 में, ध्यान दीजिएगा, 2008 में उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने उड़ीसा का नाम उड़ीसा चेंज करने के लिए बिल पास किया था। ठीक है, तो ये बिल पास किया था, तो ये फिर उसके बाद इन्होंने बिल पास कराया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, दोबारा से ये नाम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इसमें किसी और स्टेट का कंसर्न तो है नहीं, सिर्फ उड़ीसा के अलावा। अगर छत्तीसगढ़ का होता तो रेस्पेक्टिव छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को देता, जैसे बाउंड्री वाले केस में होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज है। तो 2010 में क्या हुआ, अल्टरेशन एक्ट पास हुआ। ठीक है, और उसका 2010 में क्या हुआ, उड़ीसा का नाम उड़ीसा कर दिया गया 2010 में। जैसे आपने आर्टिकल 3 को डिटेल में समझने की कोशिश की, वैसे ही आर्टिकल 2 को हम लोग एक बार फिर से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इसके प्रोविजंस में, जैसे आर्टिकल 2 में कोई भी टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर की, ठीक है, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाएगा? दैट इज आंसर इज नो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल कोई भी, अगर आर्टिकल 2 के तहत या आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया में, किसी भी टेरिटरी की बाउंड्री का अल्टरेशन होता है या फिर कोई टेरिटरी बाहर की एक्वायर होती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कभी नहीं कहलाएगा। अच्छा, जब टेरिटरी एक्वायर कर लेगा तो इंडिया को क्या जरूरी है, इज इट मस्ट कि वो एक नया लॉ बनाए, इंडिया एक नया लॉ बनाए उस टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए? वो है नो इसका आंसर। व्हाई? आंसर नो इसका ये मतलब है कि मैंने आप लोगों को बताया था इंडिया सोवरेन कंट्री है। सोवरेन मतलब वो कोई भी टेरिटरी अपनी आप एक्वायर कर सकती है या फिर कोई भी टेरिटरी सीड कर सकती है, दे सकती है अपनी इच्छा से। तो इंडिया इज सोवरेन टू टेक इट्स डिसीजन। लेकिन पार्लियामेंट क्या होता है, उस टेरिटरी को, पार्लियामेंट उस टेरिटरी को फुल्ली अगर यूनियन का एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको एक प्रॉपर नेम देना है कि भाई ये अपनी नई टेरिटरी एक्वायर की है, इसका एक प्रॉपर नेम होना चाहिए, तो फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करती है। शेड्यूल इन फर्स्ट जो यूनियन से डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी हमारे स्टेट्स के नेम है ना, वो सारे इसमें मेंशन्ड है। नया नाम देंगे उसको तो वो फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो लॉ में चेंजेस करता है। लेकिन क्या वो बाइंडिंग है, क्या वो मस्ट है वो चेंज करे? नहीं, जरूरी नहीं, वो वैसे क्या वैसे रहने दे। सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, वो लास्ट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 जो डील करता है कि न्यू टेरिटरीज का एडमिशन और सिसीड करना, न्यू टेरिटरी का एडमिशन किस तरीके से, कैसे उसको लिया जाएगा, एडमिशन एंड सीड मतलब छोड़ना उसको। तो इन टेरिटरीज किसी भी टेरिटरीज को हम लोग कैसे एडमिट करेंगे और सीड करेंगे, वो आर्टिकल 4 से डील करता है। मतलब क्या उसका मैनर होगा, क्या उसका प्रोसेस होगा, वो ये बताता है। सो आर्टिकल नंबर 4 जो बोलता है कि जब भी आप कोई भी नई टेरिटरी एडमिट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एडमिट करेंगे, तो उस एडमिशन के टाइम आपको 2 शेड्यूल्स में पार्लियामेंट को पावर दी गई है। पहला है फर्स्ट शेड्यूल में और दूसरा है फोर्थ शेड्यूल में। आप अमेंड कर सकते हैं, आप फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल बताता है कि नेम्स ऑफ द स्टेट्स, जो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के नेम्स ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, उससे डील करता है। अगर आप नई टेरिटरी को एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं तो वो फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। या फिर उसको यूपी की बाउंड्री का अल्टरेशन करके या उसको यूपी की बाउंड्री के अंतर्गत लाना चाहते हैं तो वो फर्स्ट शेड्यूल में रख दिया जाएगा कि यूपी की बाउंड्री ऐसी हो गई, डिमार्केशन ये हो गया, तो ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया जाएगा। सो नई टेरिटरी आएगी तो फोर्थ शेड्यूल में, जो फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा वो बताता है कि लोकसभा की सीट्स क्या होंगी। सो हर एक स्टेट्स में, हर एक सिटी की, हर एक मतलब
हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोकसभा की सीट्स अलग अलग होती है ना, तो इसी तरह ये बताएगा कि आपकी जो लोकसभा की सीट्स है वो चेंज करनी है या नहीं चाहिए करनी है। जैसे मान लीजिए इंडिया ने पूरा एक स्टेट ही अपनी विलिंगनेस से सीड कर दिया, मतलब छोड़ दिया, तो उस स्टेट्स की जो लोकसभा की सीटें हैं वो माइनस हो जाएंगी। ओके, या फिर अगर एक 4-5 सिटी या बहुत बड़ी सिटी ले ली है ना, तो उसमें 2 सीट 4 सीट क्या अल्टरेशन करेंगे कि लोकसभा की सीट्स को वहां पे ऐड कर दिया जाए। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप नई टेरिटरी को आर्टिकल 2 के तहत कैसे या तो एडमिट करोगे, आर्टिकल 4 प्रोसेस बताएगा, आर्टिकल 2 के तहत एडमिट करोगे या फिर सीड करोगे, छोड़ोगे। लेकिन आर्टिकल 4 में ही आपको एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब भी आप एडमिट करोगे कोई भी टेरिटरी को, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा एज सच मेजर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं कहलाते। दीज आर नॉट कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन जब भी आप कोई भी टेरिटरी छोड़ोगे यानी सीड करोगे, तो वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाएंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये कहां से? 1960 में बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेरूबारी यूनियन के केस में साफ साफ, बेरूबारी में यहां पे लिख देता हूं साफ साफ, बेरूबारी यूनियन के केस में साफ साफ बोला कि जब भी इंडिया सीड करेगी यानी छोड़ेगी अपनी कोई भी टेरिटरी, है ना, विड्रॉ करेगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाते हैं। यानी इंडिया आसानी से अपनी कोई भी टेरिटरी छोड़ नहीं सकती है, वो काफी टफ चीज हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा मेजोरिटी चाहिए होगी। सो थैंक यू क्लास।